हमारे प्रभारी भी मौजूद हैं, हमारे पीसीसी प्रेसिडेंट दुतासा जी मौजूद है, हमारे मंत्रिमंडल के साथी हैं, हमारे तीनों सेक्रेटरी भी मौजूद हैं। और हम लोग जो कल ऐतिहासिक काम हुआ है, जिसको मैं समझता हूँ कि सब ज़्यादा समझ सकता तो मीडिया वाले, साहित्यकार, पत्रकार समझ सकते हैं। इसके मायने क्या है? जब नरेगा लागू किया गया था तो लोग समझ नहीं पाए थे। जब महात्मा गांधी नरेगा लागू किया था यूपीए गवर्नमेंट के वक्त में, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने और सोनिया जी ने आरटीआई और फूड सिक्योरिटी एक्ट पर नरेगा जो था, अब देश को मालूम पड़ा है, जिसके लिए प्रधानमंत्री जी ने कहा था पार्लियामेंट के अंदर, मैंने खुद ने सुना कि ये आपने जो है मां नरेगा शुरू किया है, इसको मैं बंद नहीं करूंगा, इसको मैं कांग्रेस के स्मारक के रूप में रखूंगा। आप कल्पना कीजिए, वही प्राइम मिनिस्टर को बार बार बढ़ाना पड़ रहा है प्रोविजन, उसके लिए स्थिति बनी है। तो कई बातें ऐसी होती है जो समझ में नहीं आती अच्छे लोगों को, जो उनको भी नहीं आई थी, प्रधानमंत्री जी को भी नहीं आई थी। फिर अभी वो मणिपुर में बोल गए। आप बताइए मुझे, पार्लियामेंट के अंदर जा रहे हैं, 77 दिन हो गए, 77 डेज हो गए, उसके अंदर आपने ये सब नहीं बोला। 50 साल का मेरा अनुभव राजनीति का, अगर एक राज्य में आग लग रही हो, पूरे राज्य के अंदर आग मामूली नहीं हो, आग धधकती आग हो, उसके अंदर आपने जिस रूप में अपने को पेश किया, सुप्रीम कोर्ट के इंडिकेशन मिलते ही मेरे ख्याल सेकंडों के अंदर बात खत्म कर दी अपने, सेकंडों के अंदर। और मुझे अफसोस है कि कहां मणिपुर जल रहा है, कितने लोग मारे गए हैं, 150 लोग मारे गए, 200 मारे गए, 500 मारे, किसी को नहीं मालूम है, कोई हजारों की बात कर रहा है। वहां का मुख्यमंत्री कह रहा है कि आप तो एक रेप घटना की बात कर रहे हो, ऐसी 100 से अधिक घटनाएं हो चुकी है मेरे राज्य के अंदर, और पता नहीं अब आगे 1000 तो उन्होंने बताई, अब तो फिगर आ रहा है 3-4 हजार FIR लॉन्च हो चुकी है। तो कहने का मतलब है कि जिस प्रकार प्रधानमंत्री ने बिहेव किया और जिस प्रकार उन्होंने दुख प्रकट किया और कहा कि राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मणिपुर, और मुख्यमंत्री को मैं कहना चाहूंगा कि आप वहां पर ध्यान रखें। बताइए आप, ये प्रधानमंत्री जी ने राजस्थान के स्वाभिमान पर चोट करी है। कहां तो मणिपुर है जहां पर क्या नहीं हो रहा है, वहां क्या नहीं हो रहा है, और वो कहते हैं 140 करोड़ जनता को संचार होना पड़ रहा है। 140 करोड़ जनता को संचार नहीं होना पड़ रहा है, वो तो दुखी है आपके सरकार के कारनामों से, आपकी विफलताओं से, आपकी लापरवाही से। एक बार गृह मंत्री जाके आ गए और तीसरी कर ली, जलते रहे, मरते गए, झोपड़े जल रही है, सब कुछ जल रहा है वहां पर। और जो रेप और जो घटना जो आप देख रहे हो, क्या क्या नहीं हो रहा है, उनके बारे में आपने खाली चंद सेकंडों में अपनी बात खत्म कर दी, फॉर्मेलिटी करके। वो खुद नहीं जाते, मान लो पीएम मीटिंग बुलाते, बराबर रेगुलर पता करते क्या हो रहा है, प्रोग्रेस क्या है, कंट्रोल कैसे होगा। आप कर्नाटक घूम रहे हो, राजस्थान घूम रहे हो, छत्तीसगढ़ घूम रहे हो चुनाव के अंदर। ऐसा मैंने पहली बार अनुभव किया कि प्रधानमंत्री लेवल का एक गरिमा होती है, प्रधानमंत्री पद की बहुत बड़ी गरिमा होती है। हमारे ऐसा की गर्व की बात होती है, हमारे देश के प्रधानमंत्री है, दुनिया के मुल्कों में जा रहे हैं, यहाँ जा रहे हैं, वहां जा रहे हैं। वो आदमी, मणिपुर हमारा राज्य है, ये नहीं बोलना चाहिए, उनकी सरकार है, उनकी सरकार है। अगर वह कांग्रेस सरकार होती तो आप कल्पना कीजिए वो क्या क्या बोलते। तो कहने का मतलब कि ये बातें भी देश में हो रही है, जो बहुत दुखद है। मैं जो आज आपके सामने पेश हुआ हूं, आपको मैं तकलीफ दी है मैंने, वो मैंने विशेष जो कल एक्ट पास हुआ है वो हमारे लिए इतिहास बन गया। नरेगा की बात मैंने छेड़ी है कि नरेगा, राइट टू नरेगा दिया है देश को, 4 कानून बना के विजय सोनिया गांधी ने और मनमोहन सिंह जी ने। आजादी के बाद में पहली बार किसी सरकार ने अधिकार आधारित युग की शुरुआत करी है।
उसका लाभ क्या मिल रहा है आप सोच सकते हो, कल्पना कर सकते हो। पूरे देश के अंदर बच्चों को 8वीं तक की शिक्षा फ्री प्राइवेट स्कूलों के अंदर। आपको मालूम होगा, खुशी होगी, राजस्थान सरकार ने 8वीं तक 12वीं कर दी। राजस्थान के पहले गवर्नमेंट देश के अंदर जिसने 12वीं तक भी हमने कर दी। फूड सिक्योरिटी एक्ट लागू है, राजस्थान लागू हमने 2 रुपए की बजाय 1 रुपए किलो गेहूं कर दिया था उस वक्त में भी। हम तो वो फॉलो कर रहे हैं जो कि वहां पर फैसले हुए थे। पर कहने का मतलब ये है कि समय आ गया है कि आप इस गुरु बनने की बातें कर रहे हो, पहले घर को संभाल लो। जो हमारे देशवासी हैं, भूखमरी के शिकार हैं, कुपोषण के शिकार हैं, उनका क्या कर रहे हो? उनके जीने का अधिकार उनको भी है। ये हमने पास जो कानून कल पास किया उसकी भावना भी आप समझ लो वही है कि कानून क्या कहता है, संविधान क्या कहता है। संविधान की जो भावना, राज्य की नीति निर्देशक डायरेक्टिव प्रिंसिपल जो हमारे हैं, उसमें कहते हैं समान न्याय और निःशुल्क विधिक तत्व नंबर 1, कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार और कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी आदि। ये आप बताइए कि कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के अंदर महान नेताओं ने डिस्कशन किए, डॉक्टर अंबेडकर का संविधान आया। आज समय आ गया कि हम मांग क्यों करें बार बार। आप लोग गवाह इस बात के, मैं कई बार कह चुका हूं कि मैंने प्रधानमंत्री को पत्र लिखा है, रिक्वेस्ट करी है कि 4 कानून बनाए मनमोहन सिंह ने, 5 आप बनाइए। राइट टू सोशल सिक्योरिटी, उसमें सब बात आ जाएगी, सब बातें आ जाएगी। पेंशन भी आ जाएगा, गारंटी मिले लोगों को। वो वक्त आ गया कि आप सोशल सिक्योरिटी का नाम दीजिए, उस अम्ब्रेला के अंदर तमाम बातें आएगी। उससे हर परिवार देश का, अब कई बार कई गलतियां होती, छूट जाते हैं, कहीं आते हैं कहीं नहीं आते, जब मालूम नहीं पड़ती है। कानून बन जाएगा तो इस देश के हर परिवार को सुरक्षा मिलेगी, जिस प्रकार दुनिया के मुल्कों में मिलती है। विदेश मंत्री, प्रधानमंत्री इतने मुल्कों में जाते हैं तो मुझसे ज्यादा 1000 गुना ज्ञान ज्यादा उनका है, उसका उनको उपयोग करना चाहिए। अपने अनुभवों का, ज्ञान का उपयोग करें वो। और जो दुनिया के मुल्कों में सोशल सिक्योरिटी लागू, चाहे जर्मनी है, चाहे वो इंग्लैंड है, अमेरिका है, जो भी है, यूरोपियन कंट्रीज है, उनका अध्ययन करवा ले। उसके बाद में इस देश के लिए जब 140 करोड़ की बार बार वो बात करते हैं, 140 के आंकड़े उनको पक्के याद हो गए हैं, तो क्यों नहीं वो जो है उसी ढंग का जो हम संभव हो सकता है वो यहाँ एक्ट लागू करे, सोशल सिक्योरिटी। मेन बात ये है। और वही भावना जितनी हम कर सकते हैं, जितनी हमारे स्थिति है राज्यों की, उसके हिसाब से हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। पहले मैंने इंदिरा गांधी के नाम से शहरी रोजगार योजना चालू करी, देश में 1-2 राज्यों में मुश्किल जो होगी, उनका अनुभव हमने लिया। आज हम जो एक्ट लाए हैं महात्मा गांधी के नाम से, मिनिमम इनकम गारंटी एक्ट, उसके अंतर्गत जो आज 100 दिन का रोजगार तो नरेगा में है, 25 दिन की गारंटी हमने दी है, नंबर 1। नंबर 2, शहरी रोजगार योजना बनाई हमने इंदिरा गांधी के नाम से, उनमें 25 दिन का 125 दिन पूरा हम दे रहे हैं उसके लिए, तो शहरों के लिए तो। और पेंशन मैंने 1000 रुपये कर दिया अभी मिनिमम, और 15% बढ़ेगा, प्रति वर्ष बढ़ेगा, वो प्रोविजन भी कर दिया। जैसे कोई सरकारी नौकरी में रिटायर होता आदमी तो उसको बढ़ोतरी होती है, हमने व्यवस्था कर दी है। ये हमने एक स्टेप उठाया है, उस दिशा में आने वाले वक्त में हम आगे बढ़ सकते हैं। जो मैं बार बार करता हूँ, सोशल सिक्योरिटी बात करता हूँ, हम यहाँ रुकने वाले नहीं हैं। हमारे अगर सरकार आएगी तो हम चाहेंगे इस थीम को हम आगे बढ़ाएं और भारत सरकार पर दबाव बनाएंगे लगातार। हम चाहेंगे कि राहुल गांधी ने जो कहा था न्याय योजना 6000 रुपये वाली, वो योजना ही क्रांतिकारी थी मैनिफेस्टो में। सरकार हमारी नहीं बनी, अलग बात है, परंतु हम चाहते हैं कि सोशल सिक्योरिटी को लेकर के लगातार हम लोग इस बात को उठाएं, जिससे कि बता सकें कि देशवासियों को और प्रदेशवासियों को इसकी जरूरत है। आज जो जिस प्रकार से पेंशन हम दे रहे हैं, आपको शायद दुख होगा इस बात को या जानकारी होगी कई लोगों को, भारत सरकार 200 रुपये देती है पेंशन। आप बताइए, सिर्फ 200 रुपये।
20 साल से मैं देख रहा हूं। जब मैं पहली बार मुख्यमंत्री था तब 200 रुपये थे, आज 200 रुपये हैं, और 300 रुपये कुछ लोगों को, 80 साल के ज़्यादा लोगों को। आप बताइए, ये सोशल सिक्योरिटी है? तो मैं चाहूंगा, वक्त आ गया है, जो कानून हमने बनाया है सोच समझ के बनाया। और आपको शायद याद होगा, आप मेरे कई लोग बैठे होंगे हाउस के अंदर, एक मैंने वहां कोट किया था बराक ओबामा को, मैं वापस रिपीट कर देता हूं। मिस्टर बराक ओबामा ने 14 अगस्त 2010 को कहा था कि 75 वर्ष पूर्व 14 अगस्त 1935 को वैश्विक आर्थिक मंदी के दौर में, प्लीज आप जरा ध्यान से सुनिएगा, अब तो खैर 90 साल हो गए होंगे इस बात को, मिस्टर फ्रैंकलिन रूजवेल्ट जो वहां के प्रेसिडेंट थे, उन्होंने 90 साल पहले कल्पना करी, जो मैं आपको कह रहा हूं आज, कि वैश्विक आर्थिक मंदी के दौर में भी फ्रैंकलिन रूजवेल्ट ने सामाजिक सुरक्षा को, जो सोशल सिक्योरिटी बात मैं कर रहा हूं, कानून का रूप देते हुए अमेरिका के मध्यम वर्ग के लिए आधारशिला रखी थी, जिससे यह सुनिश्चित हो सका कि वृद्धजन उम्र भर कठिन परिश्रम करने के बाद सत्सम्मान सेवानिवृत्त हो सके। इस आश्वासन को निभाना हमारी जिम्मेदारी है, जिससे हमारे बुजुर्ग, दिव्यांग और समस्त देशवासियों को सर्वदा सामाजिक सुरक्षा प्राप्त हो सके। ये अगर 80-90 साल पहले अमेरिका के मुल्क में बात हुई है, वैसे लंबा कोट इनका है, उसमें उन्होंने ये भी कहा था, अभी मैं लिख के नहीं लाया हूं, ये कहा था, हम इन शक्तियों को, जो जैसे मैं एनपीएस की बात करता हूँ ओपीएस के मुकाबले, उसने उस वक्त कहा है, इन शक्तियों को हम बाजार के डिपेंड नहीं करवा सकते हैं। वही बात जो आज मैं कहता हूँ शेयर मार्केट और आप म्यूचुअल फंड पे आधारित कर रहे हो एनपीएस को, उस वक्त उसने कहा था कि हम इनको, सरकार को जो है ऐसा फंड नहीं बना सकते कि आप डिपेंड उनके ऊपर हो जाओ मार्केट पर। इस सरकार का दायित्व हम कैसे इनकी सोशल सिक्योरिटी करें। इसलिए मैं कहना चाहूंगा, कोविड के बाद में जो स्थिति बनी है और विशेष बन गई है, कोविड के बाद में जो है स्पीड बनी है, वो स्पीड जो है लोग समझ नहीं पा रहे हैं। अच्छे अच्छे पत्रकारों मित्रों का उस दौरान के अंदर एक दूसरे पत्रकार की बात क्यों करूं, आप लोग तो बहुत भोगी हो, आपके मालिकों ने तो जो आपके हाथ बिताई है कोई बिता नहीं सकता। मैं मालिकों की बात करता हूं तो मालिक सोचते हैं कि हमारे खिलाफ बोल रहा है, खिलाफ नहीं बोल रहा हूं मैं। कई मालिकों ने ध्यान नहीं रखा, कई मालिकों ने 70,000 की 50,000 कर दिया, 50 का 30 कर दिया। कोविड खत्म हो गया है, विज्ञापन की भरमार है हर रोज अखबार के अंदर, इतने विज्ञापन आते हैं कि सरकार का विज्ञापन के लिए जगह नहीं मिलती उनको, तब भी वो 30 का 50 करने तैयार नहीं है। वो भी वो तो अलग मिसमैटर है आपका। पर ये दुख है इस बात का कि वो सोचे कुछ भी। मैं ये मानता हूं कोविड के बाद में स्थिति इतनी नाजुक हुई परिवारों की, स्वाभिमान के लोग हैं, बोलते नहीं है, मन में सोचते हैं यार क्या हो रहा है। बहुत हालत खराब हो गई लोगों की, कई लोगों घरों में लोग मर गए बेचारे। हमने उन सबको नौकरी देने का तय किया राजस्थान में। एकमात्र राजस्थान राज्य होगा मेरे ख्याल से जिसने नौकरी प्रति परिवार, जहां पर बच्चे ऑर्फन हो गए हैं, नौकरी हम दे रहे हैं उन लोगों को। इस प्रकार से जो हमने फैसले किए हैं, उसी ढंग से मैं चाहूंगा, यार एक गारंटी कानून बनाया तो उसकी कड़ी के अंदर मैं यही बात कह रहा हूं कि हमने जो फैसले किए 10 महंगे शिविर लगाया हमें, ये तमाम एक सोशल सिक्योरिटी है। रेवड़ी कहने वाले खुद रेवड़ी बांट रहे हैं, मध्य प्रदेश में बांट रहे हैं, यूपी में बांट रहे हैं, उनकी परवाह नहीं कर रहे हैं। इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि ये जो स्थिति बनी है देश के अंदर, मैं फिर कहना चाहूंगा आपको कि एंटाइटलमेंट बेस्ड जो है सोशल सिक्योरिटी मैंने बात की थी, उसी ढंग से हम आगे बढ़ना चाहते हैं और इसका बहुत बड़ा वेलकम हो रहा है लोगों के अंदर। और मुझे पूरा उम्मीद है कि आने वाले वक्त के अंदर जो भावना संविधान की प्रियम्बल में भी है, सबको समानता का अधिकार भी है, उसके अंतर्गत हम लोग इसको आगे बढ़ाएंगे। और मुझे पूरा विश्वास है कि जिस प्रकार हमारी योजनाओं का वेलकम हुआ अभी, वो आप सबकी जानकारी के अंदर है। राजस्थान वो राज्य देश के अंदर है
जिसने सबसे पहले राइट टू इन्फॉर्मेशन दिया था एक्ट, आप लोग याद होगा कई लोगों को, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट जो बना है भारत सरकार का, उसकी शुरुआत राजस्थान से हुई है। नंबर 1 राइट टू हेल्थ बना है, एक्ट बना है, देश में नंबर एकमात्र राजस्थान राज्य है। राइट टू हेल्थ कोई क्रांतिकारी काम है, जिनके घरों में 5 लाख 10 लाख 15 लाख खर्च हो रहे हैं और उनका फ्री इलाज हो रहा है, वो जानते हैं कि इसका क्या फायदा मिल रहा है। तो आप सोच सकते हो दूसरा कानून भी हमने बनाया है यहाँ पर। और तीसरा ये कानून जो बन रहा है मिनिमम इनकम गारंटी का, ये भी राजस्थान ने पहल करी है। तो राजस्थान एक प्रकार से प्रोग्रेसिव स्टेट है, क्योंकि 5 साल हमने कोई टैक्स नहीं लगाया, हमारी आर्थिक स्थिति हमने मजबूत करी है। कुछ आप सोच लीजिए कि अगर आर्थिक स्थिति मजबूत हमारी हुई है और उसको लेके हम आगे बढ़े हैं, उसका देख लीजिए कि हमारी वित्तीय स्थिति की बात बताना चाहता हूं मैं आपको। रेवेन्यू हमारा बढ़ा 17% बढ़ा, 17% बढ़ा रेवेन्यू, और 5 बजट मैंने पेश किए, एक भी टैक्स नहीं लगाया। बीजेपी गवर्नमेंट के वक्त में फिस्कल डेफिसिट जो था, राजकोषीय घाटा, वो 9.25% था, अब वो 3.5% पे आ गया। ये बहुत बड़ी उपलब्धि हमारी है। केंद्र सरकार द्वारा भी जीएसडीपी जो है वो 4.35% के कर्ज लेने की सीमा रखी है। कहने का मतलब ये है, जिस प्रकार से हमने मैनेजमेंट के वित्तीय प्रबंधन किया है, और कई बार बात उठती है कर्जे की बात उठती है, कर्जा बढ़ गया है। कर्जा हर सरकार में बढ़ता है, भारत सरकार में बढ़ता है। भारत सरकार का कर्जा आप देखिए, जब यूपीए गवर्नमेंट की बजाय एनडीए गवर्नमेंट बनी थी तो 55 लाख करोड़ था, अब बढ़ के हो गया वो 1 करोड़ 60 लाख हो गया। 55 लाख का 1 करोड़ 60 लाख करोड़ कर्जा भारत सरकार पे हो गया। पर कर्जा लेने का पूरा कंट्रोल भारत सरकार पर है। कर्जा वही मिलता है राज्यों को, उतना ही मिलता है जितना उनकी कैपेसिटी होती है। हमारी कैपेसिटी जितनी है उतने वो अलाउ करते हैं, उनके बगैर मर्जी के हम 1 लाख का कर्जा नहीं ले सकते हैं। इसलिए तमाम फिजिकल डेफिसिट, फिजिकल रेवेन्यू डेफिसिट, रेवेन्यू सरप्लस सब देख करके कर्जे मिलते हैं और उसमें हम परफेक्ट हैं। राजस्थान कई पैमाने पे तो नंबर 1 राज्य हैं, पर मैं ये बातें मैं कभी और आपसे करूंगा। पर क्योंकि स्थिति ऐसी बन गई है, इतने घबरा गए हैं कि हमने जो परफॉर्मेंस की है उसके माध्यम से हम लोग पैरामीटर से ऊपर आ गए। अब ये बीजेपी वालों के पास कहने कुछ है नहीं, तो जो रटी रटी बातें हैं इनकी है। हर राज्य में विपक्ष बोलता है, हर राज्य विपक्ष बोलता है करप्शन बहुत बढ़ गया है, महिलाओं पर अत्याचार हो रहे हैं, कानून व्यवस्था अच्छी नहीं है। रटे रटे बातें बोलने का एक प्रकार से उन्होंने, आप कहना चाहिए, धावा बोला है राजस्थान सरकार पर, क्योंकि कहने कुछ है नहीं। प्रधानमंत्री पर कहने कुछ नहीं है। यहाँ के नेताओं को जवाब देना पड़ता अमित शाह को और प्रधानमंत्री जी को, तुमने इश्यू क्या बनाया है? इश्यू जब नहीं बने कोई भी, तो वही बातें जो रेडी बातें हैं विपक्ष की, वो बातें बार बार बोल रहे हैं। उसका असर जो है जनता में कोई नहीं पड़ रहा है। ये कितने झूठ बोल लो भाई, आंकड़े एनसीआरबी के बताते हैं, वो झूठ बताते हैं। एनसीआरबी आंकड़े हमारे पास में है, हम बता सकते हैं उनको, किसी को भी, कि एनसीआरबी आंकड़े बताएंगे कि किस राज्य में क्या स्थिति है। वो गुना फिरा के बात कर रहे हैं, पर ओवरऑल जो है राजस्थान में स्थिति अच्छी है। हमने नवाचार किया, जो पुलिस के अंदर कंपल्सरी एफआईआर करी, उसका इम्पैक्ट पूरे देश के अंदर है। मैं पूछना चाहूंगा मोदी जी से और इनके नेताओं से कि भाई आप ये बता दीजिए, अगर हमारा प्रयोग अच्छा है, एफआईआर का अगर कोई थाने में जाए, थानेदार उसको भगा दे, कांस्टेबल भगा दे, अच्छे लोग नहीं जाते थाने के अंदर, बेइज्जती कौन करवाएगा जाकर के वहां, ये स्थिति होती है। और यहाँ पे जो है
हम लोगों ने कहा कंपल्सरी होगी, चाहे संख्या बढ़ रहा हो, उसकी संख्या बढ़ी है तो वो उसका दुरुपयोग कर रहे हैं हमारे खिलाफ में। हमने कहा एसपी ऑफिस में एफआईआर हो गई, थाना में नहीं हुई तो एक्शन होगा, थानेदार के खिलाफ होगा, वो हो रहे हैं और नौबत नहीं आ रही अब तो ये जो नवाचार हमने किया उससे हमारी तफ्तीश की टाइम बहुत कम हो गई। मैंने पहले बताया आपको कि 7 दिन से मेरे ख्याल से 4 दिन हो गई होगी। जो कोर्ट से के आदेश होके आते थे 173 के अंदर बहुत कम हो गए। तो जो हमने नवाचार किया वो तो अलग है, और बदनाम करने के लिए, झूठे बदनाम करने के लिए इनके रोज मीडिया से बात करते हैं, रोज मीडिया से बात करते हैं और उसी रूप में ये लोग जनता गुमराह करने का अभियान चला रखा है उसका। वो कौन सा इन्होंने नारा दिया है? नहीं सहेगा राजस्थान। अब इनको पूछो कि हमारे तो इसकी में उनसे तो वो वेलकम कर रहा है, आपको नहीं सहेगा, आपको नहीं सहने वाला है। तुमने इतना निकम्मापन दिखाया क्यों है आपने? 4.5 साल में आपको इश्यू नहीं बना पाया सरकार के खिलाफ में। जनता जवाब देगी इनको आने वाले चुनाव के अंदर। अब आप बताइए, प्रधानमंत्री जी 27 तारीख को आ रहे हैं सीकर के अंदर और किसानों को 20,000 करोड़ रुपए दे रहे हैं किसान सम्मान निधि। मार्केटिंग की तो मैंने कह दिया आपको, मार्केटिंग में मोदी जी का मुकाबला कोई नहीं कर सकता। मार्केटिंग से चल रहा मामला उनका। अब बताओ 20,000 करोड़ के लिए सीकर में पूरे देश भर के जो है किसान, उनको जो है डीबीटी करेंगे वो सिर्फ 20,000 करोड़ पे। संख्या पता नहीं कितनी है किसानों की, हैं 9 करोड़ लोगों को, 9 करोड़ लोगों को डीबीटी करेंगे वो। और आप देखो कृषि बिजली की हम सब्सिडी दे रहे हैं राजस्थान के अंदर, खाली एक योजना की कृषकों को, वो 20,000 करोड़ की है। अब कल्पना कीजिए क्या मार्केटिंग कर रहे हैं वो। हम 1 करोड़ लोगों को पेंशन दे रहे हैं 12-13 हज़ार करोड़ रुपए लगा करके। तो कहने का मतलब है कि जो मैं बार बार बोलता हूँ इनकी कथनी में करने में अंतर है। हमारी जो योजनाएं हैं सरकार की और जो हमारे फैसले हैं उससे घबरा करके इन लोगों ने ये तय किया किस प्रकार सरकार को बदनाम करें, उसी में लोग लगे हुए हैं। मुझे उम्मीद है कि जिस प्रकार का माहौल बना है राजस्थान के अंदर, उसे घबरा करके बौखला गए हैं और इसीलिए इनके पास पूरी कैबिनेट है। प्रधानमंत्री जी, रक्षा मंत्री जी आ गए हैं। प्रधानमंत्री 6ठी बार आ रहे हैं मेरे ख्याल से सीकर के अंदर, 5वीं 6ठी बार आ रहे हैं। और साथ में आपके अमित शाह जी, नड्डा साहब आते ही हैं जो भी शुरुआत के लिए। बाकी नेता लोग बोल ही रहे हैं और राजस्थान के नेताओं की तो वही रटे रटे बातें होती है, झूठे आरोप लगाने में मास्टरी इन लोगों की। इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि ये हमारा जो बिल है इसके अंदर आने वाले वक्त के अंदर पूरे प्रदेशवासियों की नया विश्वास पैदा होगा। चाहे हम शहर में रहते हैं, गांव में रहता है, कोई व्यक्ति हो जो काम मांगेगा उसको 15 दिन में काम सरकार को देना पड़ेगा। अगर नहीं देगी उसके लिए नियम बना रहे हम लोग, जैसे नरेगा के अंदर बने हुए नियम बने हैं, हम यहाँ नियम अपने बनाएंगे। नरेगा के अंदर है कि अगर आप काम मांगते हैं, नहीं देते हैं काम, सरकार नहीं दे पाती है, तो आपको 30% मिलता है 1 महीने तक घर बैठे हुए, और उसके बाद में काम नहीं मिलता तो आपको 50% मिलता है। ये कानून है भारत सरकार का। हम लोग उस पैटर्न पे कानून बनाएंगे, और कानून बनाएंगे नहीं, उस कानून का प्रचार प्रसार करेंगे जिससे कि लोगों को मालूम पड़े कि कानून ये भी है। अभी कई गरीब आदमी होता है, अनपढ़ आदमी है बेचारा, ये इसका फायदा उठा ही नहीं पा रहा हो। तो हम चाहते हैं कि ये कानून बनाए हमने, इसका एक्चुअल में लाभ मिले, उस गरीब तक मिले जिसके लिए कानून बना है। ये मैं निवेदन करना चाहता हूँ आपको। ठीक है, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय। आप अपनी जन कल्याणकारी योजनाओं के द्वारा एक इतिहास बनाने जा रहे हैं राजस्थान के अंदर, और कोई भूखा न सोए के संकल्प के साथ जैसे इंदिरा रसोई हमने आरंभ की है, सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के माध्यम से पेंशन बढ़ी है, लोगों का
जीवन खुशहाल हुआ है और गरीबों के लिए निशुल्क इलाज आप चिरंजीवी के माध्यम से 25 लाख तक का इलाज निशुल्क हो रहा है, दुर्घटना में 10 लाख तक का इलाज निशुल्क हो रहा है, बिजली में छूट दी जा रही है। ऐसे अनेक योजनाएं हैं जो आपके नेतृत्व में यहाँ आरंभ की जा रही है। और इसके साथ ही विधानसभा के अंदर भी न्यूनतम गारंटी जैसे अनेक विधेयक आप लाए हैं और वो पास हुए हैं। तो इस संबंध में मैं चाहूंगा कि यहाँ हमारे बीच प्रदेश भर के पत्रकार इकट्ठे हुए हैं और दिल्ली से पत्रकार इकट्ठे हैं, कई पत्रकार ऑनलाइन इस कॉन्फ्रेंस से जुड़े हुए हैं। तो मैं सबसे पहले फर्स्ट इंडिया से नरेश शर्मा से आग्रह करूंगा, अपना प्रश्न पूछें। नमस्कार मुख्यमंत्री जी, मेरा सवाल ये है कि जो ये विधेयक कल पास किया गया था और कल ये जो विधेयक पास किया गया था और सदन में हमने सुना था अधिकांश जो विपक्ष के नेता है वो इसका विरोध कर रहे थे, तो क्या वो चाहते हैं कि ये जो न्याय है, जो गारंटी है ना मिले, या फिर वो आपकी योजनाओं से घबराए हुए हैं? दूसरा मेरा सवाल, क्या जो युवाओं को बेरोजगारी भत्ता मिलता है भविष्य में उसको भी इस के तहत लेके आएंगे आप? देखिए, आपने अच्छा क्वेश्चन किया है। ये शुरुआत करी है हमने, जैसे फॉर एग्जांपल पालनहार योजना है, 6 लाख बच्चों को, ये भी यूनिक योजना है और उसमें 6 लाख बच्चे जो बेचारे अनाथ हैं या तकलीफ में हैं, दिव्यांग हैं, उनको पालना सरकार द्वारा। अब तो मैंने 1000-1500 कर दिए हैं प्रति माह, 2500 तक भी है। ये बहुत यूनिक योजना है। मैं कई बार कहता हूँ वो 6 लाख बच्चे अगर नहीं पलते माँ बाप दादा दादी के पास में या और काका काकी के पास में या और कहीं पर, तो उनमें कितने लोग पता नहीं क्या किस दिशा में जाते हैं, जो दिशा एंटी सोशल होती है। तो कितना बड़ा काम राजस्थान सरकार कर रही है 6 लाख बच्चों को डेयरी बनकर। जैसे अभी आपने कहा, अब मेरे दिमाग में आ रहा है कि हो सकता है अगली बार सरकार हमारी आए, हम इसको भी गारंटी एक्ट में डाल दें। नहीं, इनकम एक कानून बनाया हमने, मिनिमम इनकम गारंटी, इसमें उसको डाल दें। अभी वो प्रशासनिक आदेश है, उसमें और इसमें फर्क है। इसमें डालने के बाद में अधिकार बन जाता व्यक्ति का, उसका बेनिफिट लेने का अधिकार बन जाता है। इतना ही फर्क है। प्रशासनिक आदेश में आदेश है, कई बार फिरते रहते, पेंडिंग एप्लीकेशन पड़ती रहती है। गारंटी दे दो आप तो सरकार को फिर करना ही पड़ेगा उसको। इतना बड़ा फर्क है। हेलो, अगला रोहित परिहार इंडिया टुडे से। ये नरेगा के बारे में जैसे कई बार कहा जाता है कि इसमें अनप्रोडक्टिव वर्क में काफी पैसा खर्च हो जाता है, तो आपकी ये जो मिनिमम इनकम स्कीम है ये नरेगा से कैसी डिफरेंट होगी? इसमें आपने कुछ एस्टिमेट लगाया कि कितने लोगों को कितना बेनिफिट हो सकता है? और सबसे इम्पोर्टेंट, जैसे आपने थोड़ा रेफरेंस किया, इसके लिए पैसा कहाँ से आएगा? देखिए, पैसा कहाँ से आएगा? देखिए, भारत सरकार भी कई बार इसको बढ़ाती है, कई बार कम करती है, ठीक है ना। कोविड के अंदर कुछ बढ़ाया मजबूरी के अंदर, और जब गारंटी सरकार ने दी है गारंटी, तो गारंटी का मतलब है आपको फिर उनको मजदूर लगाना भी है और पेमेंट भी करना है। तो गारंटी हमने इसलिए दी, हमारे पैरामीटर शानदार है, वित्तीय पैमाने शानदार है, और हमने प्रयोग किया इसका शहरी योजना का भी, कामयाब हम हुए तो 25 दिन बढ़ा दिए। इनमें जो शहरी जाति वाले लोग हैं, कथोड़ी जाति लोग हैं और दिव्यांग है गाँव के अंदर, उनको हम 200 दिन का रोजगार दे रहे हैं इसी में, नरेगा के अंदर में। उसकी गारंटी मिल जाएगी इनको। हमारे साथ इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऑनलाइन जुड़े हुए हैं दिल्ली से इंडियन एक्सप्रेस से उदित मिश्रा। मैं सैनी जी से आग्रह करूंगा उदित मिश्रा से संपर्क कराएं। नमस्कार गहलोत जी, मेरा सवाल इस बात पे था कि ये पूरी जो प्रक्रिया है जिसमें सरकार उन लोगों को मदद दे रही है जिनके पास आय की कमी हो या रोजगार की कमी हो, तो क्या इसको इस ढंग से भी देखना चाहिए जैसा
मतलब एक ढंग तो ये ठीक है, अच्छा है कि सरकार मदद कर रही है, लेकिन क्या ये भी दिखाता है कि अर्थव्यवस्था की कमजोरी है ओवरऑल, कि वो उतने रोजगार नहीं बना पा रही या उतनी आय लोगों की नहीं बढ़ रही कि सरकार को आगे से आगे जाके इतनी मदद करनी पड़ रही है? क्योंकि मेरा सवाल सिर्फ इस नजर से नहीं है कि सिर्फ राजस्थान का, मेरा सवाल इस नजर से है कि पूरे देश में क्या सिर्फ यही गारंटीज के हिसाब से चल सकता है, या ये दिखा रहा है कि हमारी अर्थव्यवस्था इतनी वीक है कि सरकारों को आगे से आगे आके इतना पैसा देना पड़ रहा है? नहीं, देखिए, तो देश के सामने चुनौती ही तो है। देश के सामने चुनौती है जो राहुल गांधी की यात्रा थी, भारत जोड़ो यात्रा, उसमें उन्होंने कहा महंगाई के साथ में बेरोजगारी, नॉन वायलेंस और अमीर गरीब के बीच में खाई बढ़ती जा रही है। ये भारत सरकार को सोचने वाली बातें भी हैं कि कैसे गरीब अमीर के बीच में खाई बढ़ती जा रही है, उसको कैसे ठीक करें, इकोनॉमी को कैसे मजबूत करें। पर अगर संविधान में लिखा हुआ है, मानवीय दृष्टिकोण है, तो सुनिश्चित करना पड़ेगा कि इस देश के हर परिवार को सुरक्षा मिले, सोशल सिक्योरिटी मिले। बेरोजगारी तो बहुत बड़ी चुनौती है देश के सामने, उसको भारत सरकार जितना लेना चाहिए सीरियसली ले नहीं रही है। मोदी जी ने कहा था 2 करोड़ नौकरियां देंगे प्रति वर्ष, आज वो 40,000 नौकरियों का आज 10:30 बजे मेरे ख्याल से हुआ प्रोग्राम। अभी 40,000 50,000 नौकरियों के लिए वो खुद बैठ के अपॉइंटमेंट लेटर दे रहे हैं। आज सुबह इनकी वीसी थी मेरे ख्याल से, जिसमें ठीक है 40,000 के आसपास थे मेरे ख्याल से, 80,000 नौकरियां लगी पूरे देश के अंदर। उनका वो खुद ही बैठ करके अपॉइंटमेंट लेटर दे रहे हैं, जारी कर रहे हैं वीसी से। राजस्थान से हुआ उसका प्रोग्राम, यहाँ भी हुआ है। तो आप सोच सकते हैं बड़ी चुनौती है। पर मेरा उद्देश्य, जो मेरा कहना था, सोशल सिक्योरिटी देश के लिए लागू होना आवश्यक है, ये मेरा मानना है। ये हमारा छोटा प्रयास है, तो इसे और आगे बढ़ना पड़ेगा। धन्यवाद। थैंक यू उदित जी। और अब आगे ऑनलाइन जुड़े हमसे द हिंदू न्यूज़पेपर से शोभना नायर मैम। शोभना नायर जी द हिंदू से अपना प्रश्न कहें। शोभना जी अपना प्रश्न कहें। Sorry, I didn't hear the question first. नमस्कार। बोलिए शोभना जी। जी, सबका सिर्फ एक ही सवाल है कि आप लोग ट्रेजरी, आप लोग इसको फाइनेंस कैसे करेंगे? और बीजेपी का भी ये कहना है कि आप लोग काफी इस पे खर्चा कर रहे हैं, स्टेट ट्रेजरी इसको सपोर्ट नहीं कर पाएगी। देखिए, बीजेपी वाले तो मुझे 5 साल यही कह रहे हैं, राजस्थान के अंदर बजट पेश कर दिया है, पैसा कहां से आएगा? बजट पे वो जो प्रतिक्रिया देते हैं तो ये कहते हैं कि साहब बजट पेश हो गया है, उनके पास कहने को कुछ होता नहीं आलोचना करने के लिए, तो इसलिए पैसा कहां से आएगा? तो हमने कहा जादू से आएगा, मैजिक से आएगा। और मैंने करके दिखा दिया मैजिक। आप देखिएगा कि पहली बार मैं सुन रहा हूं, हमारे एमएलए हैं या जनप्रतिनिधि हैं, वो कहते थे ऐसा तो कभी हो ही नहीं कि जो घोषणा हुई बजट में है वो घोषणा हमारे यहाँ लागू हो रही है। पानी हो, बिजली हो, कॉलेज खोलना हो, तहसील खोलना हो, एलजी ऑफिस खोलना हो, ये पहली बार हो रहा है राजस्थान के अंदर। तो मैनेजमेंट हम लोग कर रहे हैं अच्छा, और इसलिए मैंने कहा रेवेन्यू हमारी बढ़ती जा रही है और बढ़ाएंगे हम इसको। मैंने आपको कहा कि रेवेन्यू थोड़ा मैंने बढ़ा, मैंने कहा था आपको। अच्छा, और अब
ये शायद आपको मालूम होगा कि जो हमारी जो आर्थिक विकास दर है, हम देश में नंबर 2 पे हैं। नंबर 1 पे आंध्र प्रदेश, वो तो आपको मालूम ही है, 11.4%, और नंबर 2 हम लोग 11.04%, जो आपने कहा। इसलिए आप निश्चिंत रहें, हम लोगों ने अगर ये कदम उठाया है, सोच समझ के उठाया है। थैंक यू मैम। और अगला प्रश्न सचिन सैनी, हिंदुस्तान टाइम्स। सचिन सैनी, हिंदुस्तान टाइम्स। सैनी, मैं नीरज शर्मा, अमर उजाला से। सर, कल ही मंत्री राजेंद्र गुड़ा का उन्हें बर्खास्त किया गया, राजेंद्र गुड़ा को। क्या कारण रहे? लगातार सरकार को घेरते आ रहे थे वो। एक सभा के अंदर उन्होंने यहां तक कह दिया कि सबसे भ्रष्ट सरकार जो है वो हमारी सरकार है, और कल उन्होंने विधानसभा के अंदर सरकार को बैकफुट पर ला दिया। ये हमारी पार्टी का अंदरूनी मामला है और इस पे हम लोग अपने हिसाब से चर्चा करते हैं। अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, मुख्य मुद्दा है महात्मा गांधी मिनिमम इनकम गारंटी एक्ट। अगला श्याम सुंदर शर्मा, वरिष्ठ पत्रकार। हेलो सीएम साहब, क्योंकि राहुल गांधी ने एक 72,000 रुपये सालाना देने की बात कही थी इलेक्शन में, और उसी के तहत आप उस गारंटी को इस बिल के माध्यम से देने की बात तो कर रहे हैं, लेकिन क्या ये कब तक लागू हो पाएगा? क्योंकि अभी गवर्नर के साइन होने, उसके बाद कितना टाइम दे पाएंगे? महीने भर, 2 महीने, फिर आचार संहिता लग जाएगी। तो क्या संदेश जाने वाला है? प्रधानमंत्री के मंच पे आप बार बार कहते हैं, आपने तो करके दिखा दिया, अब फिर भी मंच शेयर करके कहेंगे आप हमारा वाला कानून भी लागू कर दो। आपका अच्छा क्वेश्चन है। मैं कहना चाहूंगा कि ये जो हमने एक्ट बनाया है और हम चाहेंगे 15 अगस्त तक जो है इसके नियम बनने पड़ेंगे। वो गवर्नर साहब के आदेश के साइन होकर आएगा तभी कानून बनेगा, परंतु हम कोशिश कर रहे हैं इसके नियम कायदे जो हैं वो भी हम 15 अगस्त तक बना दें, जिससे कि जल्दी लागू हो सके। ये अगला एक बार और मैं कहना चाहूंगा आपको मेरी तरफ से, ये जो नरेगा हो या हमारे जो इंदिरा गांधी शहरी रोजगार योजना हो या पेंशन हो, इससे जो इकोनॉमी है किसी प्रदेश की वो और मजबूत होती है। जितना पैसा हम देते हैं वहां पर खर्च होता है, उससे इकोनॉमी बहुत मजबूत होती है। मैं अभी गया था ट्राइबल एरिया के अंदर, तो मैंने सुना, मुझे बहुत आश्चर्य हुआ। ट्राइबल एरिया के अंदर जब से नरेगा आने के बाद में, उसके पहले जो जनरल कास्ट के लोग थे, व्यापारी थे, दुकानदार थे, जो भी थे, वो भी वहां को ज्यादा पैसे वाले नहीं थे, तकलीफ में थे वो भी, क्योंकि आदिवासी वाले पैसा कहाँ होता है? दुकानें खोलो, कुछ भी करो, पर पैसा तो अगर चलेगी नहीं दुकान तो क्या पैसा कमाएंगे? उनकी माली हालत भी ठीक नहीं थी। वहां के लोगों का कहना साहब, जब से नरेगा आया है, जब से यूपी गवर्नमेंट ने लागू किया इसको, उसके बाद में पूरा सिनेरियो बदल गया गांव का अंदर। दुकानदार भी, जनरल कास्ट वाले भी, क्योंकि ट्राइबल वालों के स्कीम चलाती, सरकार चलाती, स्कीमें चलाती वेलफेयर के लिए, पर जनरल कास्ट के लिए कोई स्कीम होती नहीं है। परिवार में खर्चे, उनके भी खर्चे होते हैं, कोई बहुत बड़े अमीर तो होते नहीं वो लोग, दुकानदार, छोटे दुकानदार भी, वो भी बड़े वहां पर खुशहाल हो गए हैं। तो जितना हम पैसा खर्च करेंगे गरीबों के लिए, वहां पर खर्च होगा, उससे इकोनॉमी मजबूत होती है। बाबूलाल घायल, न्यूज 18। मुख्यमंत्री जी, आप कह रहे हैं कि पॉजिटिव एटमॉस्फेयर है, तो फिर एक बर्थ भी खाली हो गया आपके यहाँ, मंत्री का पद भी खाली है, तो अब सरकार जब इतना ही बेहतर कर रही है, तो क्या आने वाले दिनों में कुछ नए मंत्री और बनाए जा सकते हैं? विधानसभा में भी उपाध्यक्ष बनाया जा सकता है, या चर्चाएं चल रही कोई डिप्टी सीएम भी हो सकता है? तो इस बारे में जनता जरूर जानना चाहती है प्रदेश की।
आज आपने सुझाव दिया, मैं इसको दिखवाता हूँ। हमारे बीच आउटलुक अखबार नई दिल्ली से आए हुए हैं अभिषेक उपाध्याय, वो अपना प्रश्न करेंगे। सर मेरा सवाल ये है कि जब गारंटी आप देते हैं, स्टेट की तरफ से जब गारंटी देते हैं तो उसको इंश्योर करने का कोई एक बेसिस होता है, आधार होता है, और इतने बड़े राज्य में जनगणना हमारे पास नहीं है। 2011 के आंकड़े हैं हमारे पास, तो जो भी सोशियो इकोनॉमिक इंडेक्स है वो 12 साल पुराना है। तो इसको ओवरकम करने का तरीका क्या है? क्योंकि सेंसस तो केंद्र सरकार तय करेगी, तो क्या कोई सोशल सिक्योरिटी कार्ड बनाएंगे, कोई अपना सेंसस करवाएंगे, मतलब इसका प्रणाली क्या होगा इसका? ये देखिए, वैसे तो हम भारत सरकार से मांग कर ही रहे हैं, जो हमारे रायपुर के कांग्रेस अधिवेशन के अंदर ही मांग हुई थी, जातिगत जनगणना शुरू हो। तो सेंसर की जगह सेंसस है। भारत सरकार को चाहिए कि आप डिले क्यों कर रहे हो बार बार, सेंसस करवाना चाहिए आपको, नंबर 1। नंबर 2, आप कह रहे हो कि आप इनको कैसे अंदाज करेंगे कितनी प्रॉब्लम हो गई है। तो आप जानते हैं कि भारत सरकार के फॉर्मूले तो हैं, NSSO के फॉर्मूले होते हैं कि आप जब कभी स्कीम बनाते हैं, नई स्कीम बनाते हैं, तो पिछली जनगणना से आगे जनगणना में कितने साल बीत गए हैं, एक सेट फॉर्मूला भारत सरकार का होता है, उसके अंतर्गत अंदाज कर लेते हैं, अंदाज ही काम चलता है। पर मैं इतना कह सकता हूँ आपको, गारंटी दी है तो इनको सुनिश्चित करने के लिए दी है कि सबको रोजगार मिलेगा, और सबको रोजगार मिलेगा। उसी ढंग से जो हमने कार्ड बनवाए अभी हम जन आधार कार्ड बनवाए हैं। हम लोग महिला सशक्तिकरण के लिए 1 करोड़ 35 लाख महिलाओं को स्मार्टफोन बांटने जा रहे हैं, और 1 करोड़ 93 लाख परिवार है राजस्थान में करीब करीब। उसमें से आपको आश्चर्य होगा, खुशी होगी, अभी लगभग 1 करोड़ 60 लाख 65 लाख तक पहुंच गए हैं परिवार तक, जो हमें आके उन्होंने कार्ड लिए, हमारे गारंटी कार्ड 10 कार्ड। 25 लाख का बीमा कोई मामूली बात तो नहीं है। प्रधानमंत्री जी ने, मैंने खुद ने देखा, तो बहुत बड़ा एक बोर्ड दिखा रहे हैं, खुद हाथ में पकड़ करके, देखो 5 लाख का बीमा दे रहा हूं भाइयों में आपको, भाइयों और बहनों, वो 5 लाख का बीमा दे रहा हूं मैं आपको। और यहाँ आके वो लॉन्च करने वाले थे बीकानेर के अंदर, मालूम पड़ा राजस्थान 25 लाख का बीमा है। तो यहाँ के नेताओं ने कहा साहब ये उल्टा हो जाएगा हमारे लिए, तो वो फिर प्रोग्राम कैंसिल किया यहाँ पे। तो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, आबादी बढ़ती है उसके हिसाब से जनगणना करके, अंदाज करके फिर स्कीम बनाई हमने। अगला प्रश्न पीयूष शर्मा, ANI। सर, पिछले कुछ दिनों से चूंकि आपकी योजनाओं को लेकर जो प्रचार प्रसार आप लगातार कर रहे हैं, जनता के बीच जा रहे हैं विभिन्न कैंपों के जरिए, कहाँ जा रहा हूँ? नहीं, वो सवाल मेरा वही है सर। लेकिन पिछले कुछ दिनों से चूंकि सरकार के लीडर मुखिया आप CMR में है पांव की चोट के कारण, तो जो माहौल बना था पिछले 15 दिन पहले या 20 दिन पहले, उसके बाद ये माहौल आगे बढ़ पाया? आपने तो पूछा नहीं चोट लगी कैसे। चलो ठीक है, बोलो। तो क्या वो उस माहौल में कुछ कमी आई है पिछले 15 दिनों में, यदि बात की जाए, जब से आप कोई कमी नहीं आई है। ये तो मेरे लिए गर्व की बात है। मैं 20 दिन से घर बैठा हुआ हूँ, लगातार दौरे कर रहा था। मैं VC के माध्यम से जुड़ रहा हूँ लोगों से, पर लोगों के संदेश मेरे पास जो आ रहे हैं, सोशल मीडिया में आ रहे हैं, उससे मुझे इस बात की खुशी भी है और गर्व भी है कि राजस्थान की जनता ने कांग्रेस पे भरोसा किया। इस बार 5 साल से जो कांग्रेस, प्रदेश कांग्रेस कमेटी में प्रस्ताव पास होते हैं, अधिवेशन होते हैं, हम उनको इम्प्लीमेंट करते हैं। उसका नतीजा है कि हमारी स्कीम में, मैंने पहले कहा आपको, आप खुद भी अनुभव ये मालूम कर सकते हैं कि जो मैंने वादे किए हैं बजट में, आज 90% बजट अगर पूरा हो जाए तो बहुत बड़ी बात होती है। तो हम लोग इस मामले में सौभाग्यशाली भी हैं, जो घोषणाएं हो रही है वो लागू भी हो रही है। सर, एक और मेरा प्रश्न है, चूंकि राजस्थान में अब चुनाव नजदीक है, कई मुद्दे हावी रहते हैं, चुनावी मुद्दे भी रहते हैं राजस्थान में,
एक बड़ा मुद्दा जिसको बीजेपी और विपक्षी दल लगातार उठा रहे हैं वो बिगड़ती कानून व्यवस्था का है, क्योंकि आपकी तरफ से लगातार बताया जा रहा है कि जो पंजीकृत एफआईआर है उसको अनिवार्य कर दिया है, उसके कारण आंकड़े बने हैं। तो क्या कांग्रेस पार्टी के लीडर्स के पास इन आरोपों को लेकर कोई एक रणनीति है, क्योंकि लगातार चुनाव में से आरोप प्रत्यारोप की सिलसिला चलता रहेगा? देखिए, वैसे एनसीआरबी की जो है आंकड़े प्रति लाख जनसंख्या पर महिलाओं के विरुद्ध अपराधों में देश में भाजपा शासित प्रदेश जो है असम, केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली, उड़ीसा, हरियाणा, तेलंगाना टॉप 5 पर है। ये आंकड़े मेरे नहीं, एनसीआरबी के हैं। एनसीआर का पहला पेज खोलोगे आप किताब का, उसमें लिखा होगा कि संख्या बढ़ी है केसेज की, उससे अंदाज नहीं लगा सकते कि वहां क्राइम कितना है। वो मैंने आपको शुरू में कह दिया, संख्या मैंने बढ़वाई है। मैं अपने अनुभव से कह सकता हूं कि मेरे कोई वकील से बात कर रहा हूं, डॉक्टर से बात कर रहा हूं, वो जाते डरते हैं थाने के अंदर। कोई छोटी मोटी घटना भी हो गई है, बेइज्जती हो गई है, नहीं जाते वहां पर, बड़ी बेइज्जती होगी। मैंने क्या किया है, तमाम थानों के अंदर स्वागत कक्ष बनवा दिए, वेलकम रूम बनवाए उनके लिए। ऐसा कभी है हिंदुस्तान के अंदर? हर थाने में वेलकम रूम 1-2 थाने बच्चे होंगे, वहाँ स्वागत कक्ष बने हुए वहां पर। उसके मायने ये है कि आधा तो कम से कम उनको पुलिस वालों को शर्म आने लग जाती है, संकोच होता है यार कि ये स्वागत कक्ष बना हुआ, लोग क्या सोचेंगे मैं ढंग से बात नहीं कर रहा हूँ। देखो, ह्यूमन नेचर होती है। कोरोना में शानदार काम किया, कांस्टेबल ने काम अच्छा काम किया, कर्मचारी अच्छा काम किया, तो सबको साथ ही चलना पड़ता है। तो मेरा मानना है कि हमारी अप्रोच बिल्कुल ठीक है। अगला प्रश्न पी जॉयचैन, टाइम्स ऑफ इंडिया से। माइक सर मेरा क्वेश्चन यही है, बीजेपी बोलता है आपने एक कानून वगैरह लेके आया, ये बहुत लेट लेके आया। ये आपको तो क्या है, आपको नहीं करना, अगले आने वाला गवर्नमेंट को करना है। इसके बारे में आप क्या बोलेगा? कानून तो कानून होता है, असेंबली का कानून है। अब नरेगा को मोदी जी ने कहा स्मारक के रूप में रहेगा, खत्म कर पाएंगे क्या वो? एक बात मैं कहना भूल गया, जो आपने कहा था अभी पिछले क्वेश्चन में, कि देखिए ये जो माहौल खराब कर रहे हैं, ये इतने बौखला गए, इतने घबरा गए हैं, इनके पास कहने कुछ है नहीं। रटी बात होती है विपक्षी पार्टियों की हमेशा, करप्शन बहुत है प्रदेश के अंदर, महिलाओं पर अत्याचार हो रहे हैं, शुरुआत नहीं हो रही है, ये 2-3 बातें लगातार बोलते लोग। वही बातें यहाँ बोलने जाने लग गई है। कॉन्क्रीट बात करो मुझसे आप, विकास में कहीं कमी रखी हम लोगों ने तो बताएं हमें भाई कि आपकी यहाँ पे कमी है तो हम उसको ठीक कर लेंगे। हम तो उनकी तरह हम घमंड रखते नहीं है। हम तो कहते हैं हमारी आलोचना करो, जम के करो, पर तथ्यों के आधार पे करो। तथ्य आएंगे मेरे पास में, मैं समझूंगा पब्लिक इंटरेस्ट के अंदर भी मुझे ठीक करना चाहिए अपने आप को, मैं ठीक कर लूंगा अपने आप को। आप सुनिए आप इनका कि महिलाओं के दुष्कर्म में सर्वाधिक मामले मध्य प्रदेश के अंदर है और ये राजस्थान में बदनाम कर रहे हैं। मध्य प्रदेश किसके पास में है? बीजेपी के पास में है। हत्या महिलाओं विरुद्ध अपराध अपहरण में उत्तर प्रदेश देश में सबसे आगे हैं। हत्याओं में, महिलाओं के विरुद्ध अपराध में, अपहरण के अंदर, किडनैपिंग के अंदर यूपी जो सबसे आगे हैं। सबसे अधिक कस्टोडियल डेथ जो हुई है, कस्टडी में डेथ, वो गुजरात में हुई है। वो कौन राज्य है? बीजेपी राज्य है। नाबालिगों से बलात्कार यानी पॉस्को एक्ट के मामले में मध्य प्रदेश देश में पहले स्थान पर है, जबकि राजस्थान 12वें स्थान पर है। एनसीआरबी रिपोर्ट में 19 की तुलना में 21 में राजस्थान में महिलाओं के विरुद्ध अपराध कम हुए हैं। 19 की तुलना में 21 में कम हुए हैं, जबकि बीच में आपके वो हो गया था, कोविड के कारण लॉकडाउन हो गया था। जबकि भाजपा शासित राज्य में, मैं दूसरी बात कह रहा हूं, हमने कंपल्सरी कर रखी है, तब भी मामले कम हुए हैं। उनके वहां कंपल्सरी नहीं है, वहां कई रजिस्टर करते नहीं एफआईआर, तब भी वहां सभी भाजपा राज्य में देखिए आप, मध्य प्रदेश, हरियाणा, गुजरात, हिमाचल प्रदेश में अपराध बढ़े हैं।
ये आंकड़े हैं। गुजरात में अपराधों में और गुजरात में अपराधों में 69% की बढ़ोतरी, सुनिए आप। हरियाणा में 24% बढ़ोतरी, मध्य प्रदेश 20% बढ़ोतरी हुई है। राजस्थान में एफआईआर की अनिवार्य पंजीकरण नीति के बावजूद 21 में, वो तो मैंने बता दिया आपको कि तुलना में 5% अपराध कम हुए हैं, जबकि एमपी, हरियाणा, गुजरात, उत्तराखंड समेत 17 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में अपराध अधिक दर्ज हुए हैं। ये आंकड़े हैं। इसलिए ये जो जानबूझ के मुझे मालूम है, अब मीडिया वालों को चाहिए जम के उनकी बात को सपोर्ट करे, मुझे दिक्कत नहीं, सपोर्ट नहीं करे, उनकी बात तथ्यों पे है, क्योंकि मीडिया की जिम्मेवारी भी है वो देखे वो बोलने वाला क्या बोल रहा है, क्यों बोल रहा है। तो आप उनको अवश्य स्थान दें और तथ्यों को मालूम भी कर लें, वरना जनता गुमराह होती है। LL शर्मा, दैनिक नवज्योति। नाम लिखो। LL शर्मा। चलो जी, सवाल जवाब तो बहुत हो गए आपकी योजनाओं को लेकर के। पहली बार जो योजना है ये गारंटी कार्ड लेके आए, वो भी हो गया। एक बात पूरा राजस्थान जानना चाहता है कि देश में ऐसा पहली बार हुआ कि किसी मुख्यमंत्री के दोनों पैरों में एक साथ चोट लगी है। किसी मुख्यमंत्री के दोनों पैरों में एक साथ चोट लगी है, ये भी देश में पहली बार हुआ। तो जरा खुलासा कर दीजिए, देश जनता जानना चाहते हैं एक साथ चोट कैसे लगी आपके। बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने। ये रिसर्च का विषय है, ये ठीक बोल रहे हैं कि डॉक्टर कह रहे हैं कि हमारी जिंदगी में 30 साल की सर्विस हो गई है, 28 की हो गई है, ऐसा केस नहीं आया कि दोनों अंगूठों में फ्रैक्चर हो गया एक साथ में। सीटी स्कैन करवाने में गया तो सीटी स्कैन वाला कह रहा साहब कि आपकी जो बोन डेंसिटी मजबूत है, जो ऑस्टियोपोरोसिस होती है ओल्ड एज के अंदर हड्डियों का, क्या आपके वो उल्टा मामला, आपके तो हड्डी इतनी मजबूत है, डेंसिटी मजबूत है, फिर भी दोनों में फ्रैक्चर कैसे हो गया। ये बहुत रहस्य बना हुआ है, इसलिए मैंने पूछा आपको, आप मेरे हाथ पूछ ही नहीं रहे आप तो। द मारुति नंदन ग्रैंड, नाथद्वारा स्थित एकमात्र अल्ट्रा लग्जरियस 5 स्टार होटल। राजसमंद जिले की एकमात्र 5 स्टार होटल द मारुति नंदन ग्रैंड में भोजन की स्वादिष्ट थाली अब सिर्फ 290 रुपए में। श्रीनाथ जी की नगरी नाथद्वारा में इस सुनहरे अवसर का आनंद अवश्य उठाएं। मारुति नंदन ग्रैंड, थिंक नाथद्वारा, थिंक नंदन ग्रैंड।